नमस्ते। आपके पसंदीदा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह है मेरी बेटी स्कूल जाते समय रो रोती थी। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने चुपके से उसके बैग में एक रिकॉर्डर छिपा दिया, लेकिन उस रिकॉर्डिंग का पहला वाक्य सुनते ही मैं स्कूल के गेट के सामने खचा खचा सुन्न हो गया। लाल आंखों से मेरी बेटी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मैंने 7 साल की बच्ची की आंखों में ऐसी बेबसी पहले कभी नहीं देखी थी। एक पिता के तौर पर यह महसूस करते ही कि मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी को किस चीज का इतना डर है, मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। प्रिया मेरी इकलौती बेटी है। जब प्रिया सिर्फ 2 साल की थी तब उसकी मां का देहांत हो गया था। तब से मैं ही उसका पिता और मां दोनों था। मैं ही उसके बाल बांधता, उसका टिफिन तैयार करता और जब भी उसे बुखार आता मैं पूरी रात जागकर उसे लोरी सुनाता। मुझे लगता था कि मैं उसकी हर भावना को समझता हूं, लेकिन आज उसने मुझे जिस नौर से देखा वह मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। उसकी आंखों में दर्द और निराशा का मिला जुला भाव था, जैसे वह बचाए जाने की भीख मांग रही हो। मेरी री में एक सिहरन दौड़ गई। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं 36 साल का एक सिविल इंजीनियर हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है। सुबह काम पर जाता हूं, शाम को अपनी बेटी को स्कूल से लाता हूं और रात में उसे होमवर्क करने और सोने तक उसके साथ खेलने में मदद करता हूं। एक बिल्कुल साधारण दिनचर्या। प्रिया हमारे इस छोटे से घर की रोशनी है। वह एक हंसमुख बच्ची है जो स्कूल में हुई हर बात के बारे में चहकती रहती है और यूट्यूब पर देखे गए बच्चों के गाने गाना पसंद करती है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। लगभग 2 हफ्ते पहले प्रिया ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। हर सुबह स्कूल के लिए तैयार होते समय उसकी आंखों में आंसू भरे रहते और वह मेरे गले से नहीं लगती। उसे मनाना बिल्कुल बेकार था। कभी कभी वह बिल्कुल बात नहीं करती थी। कभी कभी वह एक ही वाक्य दोहराती रहती जो मेरे पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देता था। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे डर लगता है। शुरू में मैंने सोचा कि शायद उसका किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है या कोई उसे तंग कर रहा है। बच्चों का झगड़ा तो आम बात है। मैंने उसे प्यार से समझाया, दोस्तों को मारना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ हो तो टीचर को बताना चाहिए। लेकिन प्रिया ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और फिर एकदम चुप हो गई। वह बस मेरी गोद में दुबक गई और बारिश में भीगे बिल्ली के बच्चे की तरह कांपने लगी। मैंने उस पर और ध्यान देना शुरू कर दिया। प्रिया सिर्फ स्कूल जाने से नहीं डरती थी, वह रात में भी अक्सर जाग जाती थी। नींद में चौंक कर सिसकने लगती थी। वह बहुत चुप हो गई थी। अब स्कूल की कोई कहानियां नहीं थीं, कोई गाना नहीं, कोई हंसी नहीं। जब मैंने लगातार पूछा तो आखिरकार उसने वही मुश्किल से जवाब दिया, मैं कुछ भी करूं मुझे हमेशा डांट पड़ती है। टीचर मुझसे नफरत करती हैं। जब मैंने पूछा कि कौन सी टीचर, तो प्रिया ने बस अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ नहीं कहा। एक पिता के रूप में चिंता ने मुझे घेरना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में कई डरावने ख्याल आने लगे। दोस्तों का मजाक, अनुचित सजा से लेकर बिना किसी कारण के टीचर द्वारा नफरत किया जाना। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि प्रिया अपने स्कूल के पहले दिन कितनी खुश थी। उसने एक बार गर्व से बताया था कि उसकी क्लास टीचर श्रीमती सुनीता शर्मा ने उसे क्लास की सबसे अच्छी बच्ची कहा था। लेकिन अब हर सुबह हमें आंसुओं की जंग से गुजरना पड़ता था। जब मैंने यह बात अपनी मां को बताई तो उन्होंने कहा, शायद प्रिया नए माहौल में ढल नहीं पा रही है या पचाई के तनाव में है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरी बेटी को पढ़ना पसंद है। यहां तक कि बीमार होने पर भी वह स्कूल जाने की हिद करती थी, क्योंकि उसे पढ़ाई छूटने का डर रहता था। यह इतना सीधा साधा मामला नहीं था। मैंने श्रीमती सुनीता शर्मा के बारे में पता लगाना शुरू किया। पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में वह अक्सर चरित्र निर्माण पर लेख पोस्ट करती थीं, रचनात्मक शिक्षण गतिविधियों की तस्वीरें या जब बच्चे पारंपरिक खेल खेलते थे तब की तस्वीरें दिखाती थीं। बाहर से श्रीमती शर्मा एक आदर्श टीचर लगती थीं, कोमल, सच्ची और समर्पित। लेकिन मेरे दिल में कुछ चिल्ला रहा था कि यह सब झूठ है, कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। मैंने सावधानी से उसी क्लास के कुछ दूसरे माता पिता से पूछा। ज्यादातर ने कहा कि श्रीमती शर्मा बहुत अच्छी टीचर हैं, हालांकि थोड़ी सख्त हैं। किसी ने यह भी कहा कि श्रीमती शर्मा को होशियार और तमीदार बच्चे ज्यादा पसंद हैं। शायद प्रिया चुप रहती है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया होगा। फिर भी मैं बेचैन था।
एक रात प्रिया का स्कूल बैग ठीक करते समय मुझे लाल स्याही से भरी एक टेस्ट शीट मिली। उसके 50 नंबर थे। नीचे लिखा था, समझ की कमी है, अतिरिक्त ट्यूशन की जरूरत है, माता पिता से अनुरोध है कि वे परामर्श करें। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उस दिन मैंने प्रिया से पूछा कि उसे कौन सा सवाल समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे सारे जवाब आते थे पापा, पर मैडम ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा हूं या दुखी। अगर 7 साल की बच्ची पर किसी बबा द्वारा ना समझ का ठप्पा लगा दिया जाए तो वह उस लेबल को जीवन भर अपने साथ लेकर चलेगी। मैं अब अपनी बेटी को और ज्यादा टूटते और उसकी असली खुशी खोते हुए नहीं देख सकता था। मुझे जानना था कि क्लास में असल में क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं सीधे उसकी टीचर से पूछता तो वह जरूर मना कर देती। मैं बिना सबूत के स्कूल पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। आखिरकार मैंने एक सरल तरीका चुना जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। मैंने उसके बैग में एक छोटा सा रिकॉर्डर छिपाने का फैसला किया। यह एक उपहार था जो मुझे कभी अपने काम के लिए मिला था। इसका आकार छोटा था और बैटरी लंबे समय तक चलती थी। स्कूल के घंटों के दौरान रिकॉर्डिंग के लिए यह काई था। मैंने इसे रात भर तैयार किया। अगली सुबह जब प्रिया सो रही थी, मैंने चुपके से वह रिकॉर्डर उसके पेंसिल बॉक्स की जेब में डाल दिया। मेरा दिल भोर होर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन साथ ही मुझे यकीन था कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी को खामोशी और जख्मों में बड़ा नहीं होने दे सकता था। चाहे कोई भी तरीका हो, मुझे पता लगाना ही था। उस सुबह प्रिया को स्कूल छोड़ते समय मैंने उसे गेट की सीढ़ियां चढ़ते देखा। उसने पीछे मुड़ कर मुझे देखा। वही नजर, उदास और आंसुओं से भरी आंखें, जैसे वह मुझे रोकना चाहती हो, कुछ ऐसा मांग रही हो जो वह कह नहीं सकती थी। मैंने बर्दस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया। दिल ही दिल में मैं उम्मीद कर रहा था कि यह रिकॉर्डर मेरे सभी सवालों का जवाब देगा। शाम को प्रिया को लाने और उसके सोने का इंतजार करने के बाद मैंने वह रिकॉर्डर निकाला और उसे लैपटॉप से जोड़ा। जब मैंने स्क्रीन पर 3 घंटे से ज्यादा की एक रिकॉर्डिंग फाइल देखी तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हेडफोन लगाया, एक गहरी सांस ली और प्ले बटन दबाया, और सिर्फ 5 मिनट में मेरे पूरे शरीर का खून ठंडा पड़ गया। मेरा दिल रुक गया और मेरे कानों में घंटियां बजने लगीं। जो पहली आवाज मैंने सुनी वह एक ठंडी और तीखी महिला की थी। कितनी बार कहा है, इतना सा सवाल हल नहीं कर सकती तो स्कूल ही मत आया करो। लाकी होकर इतनी बुद्धू हो, बाई होकर क्या बनोगी। यह आवाज श्रीमती सुनीता शर्मा की थी। फिर मैं पर होर से मारने की आवाज आई। उसके बाद मेरी बेटी की घुटती हुई आवाज आई, सॉरी मैडम। मैंने अपने हेडफोन फेंक दिए। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मैंने अभी अभी क्या सुना? मेरी बेटी इस तरह के नरक में जी रही थी। मुझे बिल्कुल पता क्यों नहीं चला। मेरे सारे संदेह और चिंताएं अब उबलते हुए गुस्से में बदल गईं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मैं यहां रुकने वाला नहीं था। मुझे इस सच्चाई का अंत देखना था, अपनी बेटी के लिए और शायद उन दूसरे बच्चों के लिए जो प्रिया की तरह ही चुप, डरे हुए और निराश थे। हालांकि मैंने हेडफोन उतार दिए थे, लेकिन वह अपमान मेरे कानों में गहगहाहट की तरह गूंजता रहा। उस टीचर की आवाज जिस पर मैंने अपनी बेटी को शिक्षित करने का भरोसा किया था, एक शिक्षक की कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ चुभने वाला अपमान था। जिस तरह से वह अपने छात्र को बुद्धू, नालायक कह रही थी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। प्रिया सिर्फ 7 साल की है। शायद वह उन शब्दों का पूरा मतलब नहीं समझती होगी, लेकिन उसने निश्चित रूप से उनमें छिपी भावना को महसूस किया होगा, और यह निश्चित रूप से दर्दनाक था। मैंने चैंस को शांत करने की कोशिश की और रिकॉर्डिंग को फिर से चलाया। कागज के मरोड़ने, कुर्सी खींचने की आवाज आई और फिर गालियों की बौछार। इसे तुम होमवर्क कहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप तुम जैसी बेवकूफ बच्ची को पालने के लिए पैसे कमाता है? जाओ पीछे खड़ी हो जाओ, तुम इस क्लास के लायक नहीं हो। एक छोटी सी सिसकी सुनाई दी। वह प्रिया की आवाज थी। मैंने इस रिकॉर्डर को पटकने की अपनी इच्छा को रोका। मुझे इसे अंत तक सुनना था, समझने के लिए, सबूत पाने के लिए, यह जानने के लिए कि किसने मेरी बेटी के क्लासरूम को मानसिक प्रताड़ना के कमरे में बदल दिया था। तभी अचानक किसी और की आवाज सुनाई दी, एक ठंडी और रूखी मर्द की आवाज। ये तो राजेश कुमार की बेटी है ना? बाप के पास तो वैसे भी पैसे नहीं है। ज्यादा मेहनत मत करो इस पर, ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। छोड़ दो इसे, बाद में जुद ही घिसटती फिरेगी।
मैं वहीं जम गया। यह कौन था? वह मेरे और मेरी बेटी के बारे में कैसे जानता था? वह इतना क्रूर कैसे हो सकता था? बच्चे, चाहे उनके माता पिता कोई भी हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हैरानी में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसी अंधेरी हईछत में बदम रख चुका हूं जहां सत्ता में बैठे लोग किसी बच्चे का भविष्य अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। पूरी रात मैं सो नहीं सका। मेरा सिर सवालों से भरा था। वह आदमी कौन था? श्रीमती शर्मा के दोस्ताना नहाब के पीछे असली चेहरा क्या था? प्रिया को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने दूसरे माता पिता की तरह महंगे तोहफे नहीं दिए या झुका नहीं? मैं यह रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल के पास ले जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे शक था। क्या होगा अगर वे एक दूसरे का बचाव करें? क्या होगा अगर वे सबूत मिटा दें? क्या होगा अगर मेरी शिकायत के बाद प्रिया के साथ और बुरा व्यवहार किया जाए? मुझे और महबूद सबूत चाहिए थे। मुझे उस क्लास के दरवाजे के पीछे की असलियत को उजागर करना था। अगले दिन मैं प्रिया को लेने सामान्य से थोड़ा जल्दी गया। मैंने बहाना बनाया कि स्कूल के पास एक प्रोजेक्ट साइट पर काम है, फिर चुपचाप गेट के बाहर से नजर रखने लगा। ब्रेक के दौरान श्रीमती शर्मा कॉरिडोर में निकलीं। उन्होंने कुछ फाइलें पकी हुई थीं और कुछ माता पिता को देखकर मुस्कुरा रही थीं। वह बहुत विनम्रता से मुस्कुराएं और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने एक मां द्वारा दिया गया फलों का एक टोकरी सुशी स्वीकार किया और कुछ ही देर कार्यापाठ किया। खान 2000 बढ़ किया। बाद उन्होंने चारों ओर देखा और फिर किसी और द्वारा दिए गए एक सैद लिछाए को जल्दी से अपने कोट की जेब में डाल लिया। यह सब एक पल में हुआ, लेकिन मेरी आंखों ने एक भी हरकत नहीं छोड़ी। मैंने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। श्रीमती शर्मा का दोस्ताना अंदाज ठीक वैसा ही था जैसा मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में देखा था। कोमल आवा, तार्किक बात करने का तरीका, कभी न खत्म होने वाली मुस्कान। लेकिन अब मैं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कुछ बहुत अंधेरा छिपा था। मैंने अपने बगल में खाए एक और पिता से बात करने की कोशिश की। श्रीमती शर्मा एक बेहतरीन टीचर हैं, है ना? उस आदमी ने मुझे देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। हाँ, वह अच्छी हैं, सख्त हैं, लेकिन हिम्मेदार भी हैं। लेकिन चूंकि वह थोड़ी परफेक्शनिस्ट हैं, माता पिता को स्मार्ट होना पड़ता है ताकि उनके बच्चे आराम से रहें। उस स्मार्ट शब्द ने मेरे सीने में चाऊ की तरह चुभन पैदा की। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब यह था कि सिर्फ वही बच्चे जो उन्हें जुश करना जानते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा? मैंने आगे पूछा, क्या आपने कभी टीचर को छात्रों से कठोर शब्द कहते सुना है? उसने सिर हिलाया, लेकिन मेरी नौरों से बच रहा था। मैं समझ गया, वे भी जानते थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें डर था कि उनके बच्चे को इसका आमियाशा भुगतना पड़ेगा। उस रात मैंने अपनी फौसन सारी आंटी को फोन किया, जो पहले एक किंडरगार्टन टीचर थीं। मैंने प्रिया की समस्या के बारे में मोटे तौर पर बताया और पूछा कि क्या उन्होंने कभी कुछ अजीब देखा है। सारी आंटी एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, एक बार जब मैं अपनी पोती को लेने गई थी तो मैंने प्रिया को मैदान के एक कोने में अकेले रोते हुए देखा था। श्रीमती शर्मा पास में ही भोन पर व्यस्त थीं, बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थीं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रिया को होमवर्क गलत करने की सजा मिली है। मुझे बहुत दया आई, लेकिन मैं दखल देने से डर गई। कहीं ऐसा ना हो कि प्रिया ही मुश्किल में पार जाए। यह सुनकर मेरा पेट राब हो गया। एक बार फिर सच्चाई ऐसे छोटे छोटे टुक्कों से सामने आई, लेकिन हर टुक्का एक दर्दनाक जख्म था। मुझे लगा जैसे यह पूरा समाज एक साथी बन गया है। वे अब प्रतिक्रिया नहीं करते, या तो डर के मारे या इस तरह के अन्याय के बहुत आदी हो चुके हैं। उस रात मैंने फिर से रिकॉर्डिंग जाइल खोली। इस बार दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग थी। स्थिति दोहराई गई। श्रीमती शर्मा चिल्ला रही थीं, मेई पीट रही थीं और छात्रों को नालायक, गधे जैसे बेवकूफ कह रही थीं। इस बार प्रिया रोई नहीं, वह सिर चुप रही। मैं जानता था कि यह सबसे बुरा था। मेरी बेटी को अपमान की आदत पटाने लगी थी। उसे यकीन होने लगा था कि वह प्यार के लायक नहीं है, इसलिए उसने अब विरोध करना बंद कर दिया था। टीचर की डांट सुनकर एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई, फिर ताने मारने की आवाज आई। प्रिया, मैडम कहती हैं तुम हमारी क्लास में सबसे बुद्धू हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा हो। जो क्लासरूम बच्चों की आत्मा को पोषित करने वाला होना चाहिए था, वह अब डर, भेदभाव और क्रूरता का प्रशिक्षण केंद्र बन गया था। मुझे अब कोई शक नहीं था।
मैंने कुछ और दिनों तक रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया ताकि एकदम पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सकूं, लेकिन सिर्फ इतना ही काजी नहीं था। मुझे उस आदमी का पता लगाना था जो रिकॉर्डिंग में था, वह आदमी जो श्रीमती शर्मा से ऊंचे पद पर लगता था। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट को ध्यान से देखा। आजकर उन लोगों को जो श्रीमती शर्मा से अक्सर बात करते थे, एक नाम बहुत प्रमुख था, श्री हरीश वर्मा। क्लास पीटीए के अध्यक्ष के रूप में वह हमेशा श्रीमती शर्मा के समर्पण की तारीफ में कमेंट लिखते थे और कहते थे कि माता पिता को टीचर का पूरा समर्थन करना चाहिए। एक बार जब एक अभिभावक ने सावधानी से हर महीने 2000 के क्लास हंड पर सवाल उठाया, तो श्री वर्मा ने जवाब दिया, जो सक्षम हैं उनके लिए भुगतान करना स्वाभाविक है, जो सक्षम नहीं है उनके बच्चों को और ज्यादा मेहनत से पढ़ना चाहिए। मुझे शक होने लगा कि इस आदमी का क्लास में भेदभावपूर्ण व्यवहार में हाथ है। मैंने सभी रिकॉर्डिंग जाइलों को सेव किया, उन्हें पासवर्ड से सुरक्षित किया और एक बैकअप फाइल अपने निजी ईमेल पर भेजी। मैंने एक जर्नल लिखा जिसमें मैंने जो कुछ भी देखा, हर स्थिति और दिन प्रतिदिन के विवरण को नोट किया। मैं जानता था कि जब मैं बोलूंगा तो कोई सबूत मिटाने की कोशिश करेगा और कोई इनकार करेगा, लेकिन मैं इस मामले को खामोशी में दबने नहीं दूंगा, जैसे कई अन्य मामले जो मैंने खबरों में पढ़े थे। मैं उस त्रासदी को रोकूंगा जहां माता पिता के आंसू सूख जाते हैं और बच्चे जीवन भर का खत्म लेकर जीते हैं। उस रात मैंने अपनी सोती हुई बेटी को देखा। उसके छोटे से चेहरे पर अभी भी आंसू के निशान थे। मैं असहाय महसूस कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं महसूस कर रहा था उसे अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा देना ही कारी है, लेकिन मैं गलत था। मेरी बेटी को सिर्फ गर्म रोटी और कपड़े ही नहीं चाहिए थे, उसे एक सुरक्षित स्कूल की जरूरत थी, और मैं जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती थी वही व्यक्ति था जिसे उस सुरक्षा के लिए लाना था, भले ही इसका मतलब पूरे विशाल सिस्टम से लाना हो, अपनी इलात, नौकरी, यहां तक कि अपनी सुरक्षा को भी दांव पर लगाना हो। अगर मैं नहीं तो और कौन करेगा? लगातार 3 दिनों तक मेरे छून को खौला देने वाली रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैंने तय किया कि मुझे उस व्यक्ति से सीधे मिलना होगा जिसने मेरी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया था, श्रीमती सुनीता शर्मा। लेकिन मैं एक नाराज पिता के रूप में नहीं जा सकता था। मुझे एक सामान्य अभिभावक के रूप में उनके पास जाना था ताकि मैं उनके उस दोस्ताना ननाब के पीछे का असली चेहरा देख सकूं जो वह हमेशा माता पिता के सामने दिखाती थीं। मैंने स्कूल की छुट्टी का समय चुना और गेट के बाहर इंतजार करने लगा। जब घंटी बजी तो बच्चे मधुमक्खियों की तरह बाहर निकले। मैंने प्रिया को सबसे पीछे झुकी हुई नजरों से फमीन को देखते हुए अपने दिल के दर्द को छिपाते हुए चलते देखा। मैंने श्रीमती शर्मा के आने का इंतजार किया। वह साफ सुथरे कपड़ों में बाहर निकली, छोटा हद, हल्का मेकअप, करीने से बंधे बाल। कोई भी उन्हें देखकर यही सोचेगा कि वह एक आदर्श टीचर हैं। मैं पास गया और जितना हो सके शांत आवाज में कहा, नमस्ते मैडम, मैं प्रिया का पिता हूं, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं? वह थोड़ी हैरान हुई लेकिन फिर मुस्कुराई। ओह, आप प्रिया के पिता हैं। रूर, क्या बात है? सर, मैं उन्हें गेट के पास एक बेंच पर ले गया जो थोड़ी सुनसान थी। आजकल मेरी बेटी स्कूल जाने से डरती है, ज्यादा चुप हो गई है और अक्सर चौंक जाती है। क्या क्लास में कोई समस्या है मैडम? श्रीमती शर्मा ने धीरे धीरे जवाब दिया। प्रिया थोड़ी अंतर्मुखी है सर, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाती। मैंने उसे कुछ बार होमवर्क न करने पर डांटा है, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं है। मैंने पूछना जारी रखा, क्या उसने कोई अजीब व्यवहार नहीं दिखाया? शायद दोस्तों ने उसका मां को आया हो या वह तनाव में दिख रही हो। उन्होंने सिर हिलाया। यह संभव नहीं है सर, मैं अपनी क्लास को सख्ती से प्रबंधित करती हूं और मैं हर बच्चे पर पूरा ध्यान देती हूं। मैंने सिर हिलाया, संतुष्ट होने का नाटक करते हुए, लेकिन मेरा दिल खौल रहा था। उनका हर जवाब सावधानी से सोचा गया था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। उनकी नजरें अभी भी दोस्ताना थीं, लेकिन जब मैंने प्रिया के कम नंबरों का जिक्र किया तो मैंने एक पल के लिए नापसंदगी की एक झलक देखी। जाने से पहले मैंने धीरे से पूछा, क्या आप मेरे बच्चे के लिए कोई अतिरिक्त ट्यूशन की सिफारिश कर सकती हैं? मैंने सुना है कि जो बच्चे आपसे निजी तौर पर पीते हैं उनके नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उनकी भौहें थोड़ी उठीं, फिर वह हल्की सी मुस्कुराईं। ओह हाँ, कुछ माता पिता मुझसे शाम को अतिरिक्त क्लास देने के लिए कहते हैं। अगर आप चाहें
तो मैं प्रिया के लिए 4 से 5 बच्चों के एक छोटे समूह में जगह ढूंढ सकती हूं। 10 शून्य प्रति माह है। मैंने सोचने का नाटक किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करूंगा। उस आज़िरी वाक्य ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। मानक, वह किसी बच्चे को पसंद करती है या नहरत, यह बच्चे के विकास पर नहीं बल्कि उसके माता पिता द्वारा चुकाई जा सकने वाली कीमत पर निर्भर करता था। उस रात मैंने फिर से रिकॉर्डर खोला। मैं सिर्फ श्रीमती शर्मा की आवाज नहीं सुनना चाहता था, मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता था जो पहली रिकॉर्डिंग में आया था। वह आदमी जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली लगता था, जैसा कि उम्मीद थी। लगभग 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद श्रीमती शर्मा की आवाज सुनाई दी। हरीश जी, अध्यक्ष जी, अगर आज आपके पास समय हो तो कृपया हमारी क्लास की स्थिति देखने आए। एक बच्ची है जो काबू में नहीं आ रही है। एक गहरी और भारी मर्द की आवाज ने जवाब दिया। ठीक है शर्मा मैडम, आप पढ़ाना जारी रखें, मैं उसे संभाल लूंगा। मैंने अपनी सांस रोक ली। हरीश वर्मा, यह नाम पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में अपरिचित नहीं था। क्लास पीटीए के अध्यक्ष जो टीचर के लिए समर्थन राशि जुटाते थे, वह व्यक्ति जो कहता था कि गरीब परिवारों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो वह सिर्फ एक सामान्य अभिभावक नहीं था, वह सीधे क्लास के प्रबंधन में शामिल था। क्यों? स्कूल में उसकी क्या हैसियत थी? मैंने रिकॉर्डिंग को फिर से चलाया। ठीक उसी समय हरीश की आवाज श्रीमती शर्मा से बात करते हुए सुनाई दी। उस बच्ची का परिवार सामान्य ही है ना? सुना है उसका बाप भी हिद्दी है। पता नहीं, उसे दबाकर रखो ताकि उसे अपनी औजात पता चले। ऐसे बच्चों का हौसला बचपन में ही तोड़ देना चाहिए। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में चुभ गए। यह अब कोई निजी मामला नहीं था, यह सत्ता का दुरुपयोग था और बच्चों का संगठित मानसिक उत्पीड़न। मैंने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। मुझे और मजबूत सबूत चाहिए थे। मैंने उनके बारे में पता लगाना शुरू किया। मैंने कुछ दूसरे अभिभावकों से पूछा। उनमें से एक ने फुसफुसाया, हरीश जी दूसरी क्लास की टीचर के पति हैं। वह अक्सर स्कूल आते हैं और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बहुत राइबी हैं। कहते हैं अगर स्कूल में सुरक्षित रहना है तो उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। मैंने उनके सोशल मीडिया को खोजा। श्रीमती शर्मा और प्रिंसिपल के साथ मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीरें थीं। उनकी तारा पोस्ट में लिखा था, आइए हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए ईमानदारी से शिक्षित करें। इसे पढ़कर मुझे घिन आई। मैंने वह सारी जानकारी स्क्रीनशॉट के साथ सहेज ली। जिस आदमी को मैं एक सामान्य अभिभावक समझ रहा था, वह असल में स्कूल में सत्ता के नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार था। एक तरफ क्लास टीचर थी, दूसरी तरफ स्कूल नेतृत्व के साथ संबंध थे। उनके बीच बच्चे थे जिनके साथ व्यापारिक माल की तरह व्यवहार किया जाता था। अगर माता पिता स्मार्ट होते तो बच्चे को प्यार किया जाता, अगर माता पिता चुप या गरीब होते तो बच्चे को कुचल दिया जाता। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे सहयोगियों की जरूरत थी। मैंने सुमन जी को एक संदेश भेजा, जिन्होंने कभी कहा था कि श्रीमती शर्मा थोड़ी ज्यादा सख्त हैं। मैंने सावधानी से पूछा, मैडम क्या आपके बच्चे को भी अक्सर डांट पड़ती है? कुछ मिनटों बाद जवाब आया, हाँ राजेश जी, मेरा बेटा भी कहता है कि उसे अक्सर दोस्तों के सामने अपमानित किया जाता है। एक बार तो उसे गद्दा तक कह दिया गया। वह रोते हुए घर आया, लेकिन मैंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे को ही इसका जामिया न भुगतना पचे। मैंने उस बातचीत का स्क्रीनशॉट ले लिया। यादा से यादा डेटा इकट्ठा हो रहा था, लेकिन सब कुछ उजागर करने के लिए मुझे और सबूत और रिकॉर्डिंग और गवाहियों की जरूरत थी। मैं जानता था कि मैं एक कठिन लड़ाई में कदम रख चुका हूं, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं था। मुझे सिर्फ दया आ रही थी। प्रिया जैसे बच्चों पर बहुत दया आ रही थी, जिन्हें ऐसे माहौल में बड़ा होना पा रहा था जहां बड़े लोग उनकी रक्षा करने में असफल रहे। उस रात अपनी बेटी को गले लगाकर सोते हुए मैंने एक भारी जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया। नींद में वह बुदबुदाई, पापा मुझे फिर से स्कूल मत भेजना प्लीज। ये शब्द एक हताश प्रार्थना की तरह लगे और मैंने बसम खाई, मैं अपनी बेटी को और ज्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगा। भले ही मुझे इस विशाल सिस्टम से अकेले लालना पड़े, मैं आखिर तक लड़ूंगा। हर सुबह जब मैं प्रिया को स्कूल छोड़ने जाता तो उसके चारों ओर की हवा बहुत भारी लगती थी। एक दिन प्रिया बस गेट के सामने खची रही, उस क्लास कॉरिडोर की ओर देखती रही जहां श्रीमती शर्मा कुछ माता पिता की बाहों में बाहें डालकर बात कर रही थीं।
प्रिया कांप रही थी, अपने बैग की पट्टी को कसकर पक्के हुए, उसकी आंखें नम थीं। मैं झुका और फुसफुसाया, क्या पापा अंदर तक छोएं? बच्ची ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, अगर पापा मेरा हाथ पखेंगे तो मैडम फिर से नाराज हो जाएंगी। ये शब्द मेरे चेहरे पर ठंडे पानी के थप्पड़ की तरह थे। कब से मेरी छोटी सी बेटी को अपने पिता के प्यार के इहार से डर लगने लगा था? सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की नजरों के डर से जिसे टीचर कहलाने का भी है नहीं था। मैं रिकॉर्डिंग करता रहा। हर दिन नए सबूत इकट्ठे होते गए और भी भयानक अन्याय सामने आया। पता चला कि सिर्फ प्रिया ही नहीं, क्लास के दूसरे बच्चों को भी डांटा जाता था, खसा रहने की सासा दी जाती थी और अतिरिक्त ट्यूशन फीस समय पर न देने या उनके माता पिता को स्कूल की गतिविधियों में असहयोगी माने जाने पर पूरी क्लास के सामने उनके नाम लिए जाते थे। जब श्रीमती शर्मा ने प्रिया को एक हिद्दी गरीब परिवार की बच्ची कहा तो मैंने कुछ बच्चों को खिलखिलाते हुए भी सुना। मैंने श्रीमती शर्मा को दूसरे माता पिता से यह कहते हुए भी सुना, ऐसे बच्चों को सामान्य तरीके से नहीं संभाला जा सकता, उनके साथ अलग व्यवहार करना पड़ता है। मैंने सब कुछ सुना और सब कुछ सहेज लिया। मैंने एक सेकंड भी नहीं काटा और हर बार जब मैं उस रिकॉर्डिंग को सुनता तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मेरा विश्वास धीरे धीरे कम होता जाता। मैं उन माता पिता के घर गया जिन्हें मैं जानता था। एक एक करके मैंने किताबें उधार लेने का या सिर्फ हालचाल पूछने का बहाना बनाया। जो छोटी छोटी कहानियां उन्होंने साझा की वे मामूली लग रही थीं, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़ा गया तो एक बहुत ही स्पष्ट और भयानक तस्वीर बनी। सिंटा की मां ने कहा, श्रीमती शर्मा ने कहा कि अगर मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी स्टार सेक्शन में जाए तो मुझे हर महीने स्वेच्छा से 15 शून्य का योगदान देना होगा। हम यह नहीं कर सकते थे। उसके बाद मेरी बेटी का नाम स्टार सेक्शन की सूची से तुरंत काट दिया गया। एक और पिता ने कहा, मेरे बेटे को 60 नंबर मिले। टीचर ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि उसके नंबर अच्छे आएं तो मेरे छोटे समूह के निजी ट्यूशन में शामिल हो जाओ। फीस 10 शून्य प्रति माह है। अगर तुम शामिल नहीं होते तो उम्मीद मत करना कि उसके नंबर बढ़ेंगे। मेरे पास उस क्लास में कहने के लिए शब्द नहीं थे। ज्ञान अब छात्रों का अधिकार नहीं था, यह एक वस्तु बन गया था जिसे माता पिता के पैसे से खरीदा जा सकता था। हर नंबर, हर तारीख, सबकी एक कीमत थी और जो लोग कीमत नहीं चुकाते थे उन्हें अलगाव, गालियों और अपमानजनक नजरों से बदला लिया जाता था, जो छोटे बच्चों के लिए सहना बहुत भारी था। मैंने चुपके से सिंटा की मां और सुमन जी के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वे अनिच्छा से सहमत हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि अगर यह मामला बड़ा हो गया तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। वे मेरी तरह ही अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन प्रतिशोध से डरते थे और यही डर था जिसने शर्मा और वर्मा जैसे लोगों को सालों तक अपनी मनमानी करने दी। मैंने सोशल मीडिया को और विस्तार से खंगाला। श्रीमती शर्मा की तारीफ करने वाली ज्यादातर पोस्ट कुछ ही लोगों द्वारा लिखी गई थीं। वे एक दूसरे की पोस्ट साझा करते, कमेंट करते, यहां तक कि जब वे एक साथ छुट्टियों पर जाते थे तब की तस्वीरें भी पोस्ट करते थे। मुझे शक हुआ कि वे स्कूल में एक छोटा सा हित समूह थे, एक गिरोह जो एक दूसरे की रक्षा करता था और व्यक्तिगत लाभ के लिए क्लासरूम को नियंत्रित करता था। बाहर से वे स्कूल के प्रति समर्पित होने का नाटक करते, धर्मार्थ कार्यक्रम आयोजित करते और गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते, लेकिन पीठ पीछे वे उन छात्रों के बीच एक अदृश्य रेखा खींचते थे जिन्हें विशेष व्यवहार मिलता था और उन छात्रों को जिन्हें त्याग दिया जाता था। एक बरसात की शाम, मुझे आज भी साज याद है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अचानक रद्द हो गया, इसीलिए मैं जल्दी स्कूल चला गया। प्रिंसिपल के कमरे के पास छत के नीचे शरण लेते समय मैंने अनजाने में श्रीमती शर्मा और हरीश के बीच बातचीत सुन ली। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन कुछ शब्द शांत सुनाई दे रहे थे। राजेश कुमार की बेटी अभी भी हिद्दी है। हाँ अध्यक्ष जी, वह अतिरिक्त ट्यूशन के लिए पंजीकरण नहीं करना चाहती। अच्छा है, उसके नंबर काटते रहो, उसे स्टार सेक्शन में जाने का सपना भी मत देखने दो। ऐसे लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैं वहीं जम गया। वे मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह कोई खराब सामान हो, बिना दया के, बिना शैक्षिक जिम्मेदारी के। सिर्फ हिसाब किताब, साजिश और सहा थी। उस दिन घर लौटने के बाद मैं 3 घंटे तक बिना खाए सोचता रहा। प्रिया ने मेरी बांह हिलाकर पूछा, पापा क्या मैं होशियार हूं?
मैंने आंसू पी लिए और अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेशक पापा के लिए। मेरी बेटी दुनिया की सबसे होशियार बच्ची है। उस रात मैंने पहले दिन से लेकर अब तक की सभी रिकॉर्डिंग फाइलें फिर से खोलीं। मैंने लगभग 10 घंटे की रिकॉर्डिंग एक साथ सुनी। मैंने उन्हें तारीख के हिसाब से बांटा, समय को चिह्नित किया और हर शब्द, हर क्रिया, हर अपमानजनक टिप्पणी को विस्तार से नोट किया। तारीख, समय, शामिल लोग, सब कुछ मैंने नोट किया। मैं जानता था कि सच्चाई को उजागर करने के लिए मुझे एक पत्रकार की तरह, एक न्याय साधक की तरह काम करना होगा, सावधानी पूर्वक, भावनाहीन और बिना किसी कमी के। मैंने एक सरल सा आंकड़ा बनाया। 7 दिनों की रिकॉर्डिंग के दौरान श्रीमती शर्मा ने कुल 38 बार छात्रों को अपमानजनक शब्दों से डांटा, 12 बार अतिरिक्त ट्यूशन की लागत का उल्लेख किया और 5 बार स्पष्ट रूप से कहा कि वह भुगतान न करने वाले छात्रों के साथ भेदभाव करेंगी। इनमें से प्रिया को 14 बार बुद्धू, नालायक, बदतमी बच्ची और इसी तरह के शब्द कहे गए। यह उन नजरों, हरकतों और जामोशियों के अलावा था जिन्होंने उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया। मैं जानता था कि मैंने पर्याप्त सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब मुझे यह तय करना था कि यह सबूत कहां ले जाना है। मैं इस सारी सच्चाई को सौंपने के लिए किस पर भरोसा करने के लिए वो कहा करना था कि सबूत करना था। करूं? प्रिंसिपल श्रीमती शर्मा के हरीबी थे, इसीलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसे सीधे इंटरनेट पर अपलोड करना बहुत जोखिम भरा था। एक गलत कदम सब कुछ यूं ही दच्चन हो सकता था। मुझे एक योजना की जरूरत थी, एक सही दिशा की। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी थी। मैंने प्रिया को कुछ समय के लिए स्कूल न भेजने का फैसला किया। मैंने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि वह उस नरक में एक और दिन भी कष्ट सहे। अगली सुबह मैं प्रिया को घर के पास एक बाल मनोविज्ञान परामर्श केंद्र ले गया। डॉक्टर ने कहा, इस बच्ची में हल्के सामाजिक चिंता विकार के लक्षण दिख रहे हैं। उसे आराम और तनाव कम करने की जरूरत है। अगर उसे लगातार मानसिक झटके लगते रहे तो यह एक दीर्घकालिक आघात बन सकता है। मैंने उस निदान पत्र को टूटे हुए दिल से पकड़ा। यह सब एक ऐसे व्यक्ति की वजह से था जो गुरु का नाम धारण करता था। उस रात मेरी बेटी के सो जाने के बाद मैं अकेले उस छोटे से रिकॉर्डर को पखे बैठा था, जो अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन गया था। पिछले कुछ दिनों से मैं इस डिवाइस को देखता और सोचता, अगर मुझे यह नहीं मिला होता तो मेरी बेटी कब तक इस अदृश्य खम के साथ जीती और दूसरी क्लासों में। प्रिया जैसी कितनी और बच्चियां हैं जिन्हें स्वार्थी, ठंडे और सैर जिम्मेदार बमों द्वारा धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। मैं मनोवैज्ञानिक से निदान पत्र लेकर घर लौटा। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेम के कोने में अकेले चित्र बना रही थी। उस बेतरतीब चित्र में लोगों की आंखें बहुत काली थीं और आंसू आंखों से मुंह तक बह रहे थे। मेरा दिल रुक गया। प्रिया अब बच्चों के गाने गाने वाली हंसमुख बच्ची नहीं रही थी। वह अब एक चुप, शर्मीली और आसानी से चौंक जाने वाली बच्ची बन गई थी। यहां तक कि जब मैं उसे थों ही ऊंची आवाज में बुलाता था, एक 7 साल की बच्ची जो दुनिया के प्रति मासूम होनी चाहिए थी, उसकी भावनाओं को उन लोगों ने बहुत जल्दी दबा दिया था जो उद्द को जिम्मेदार भैया कहते थे। पिछले हफ्ते मैंने जो सबूत सुने, नोट किए और इकट्ठे किए थे, उनसे भरी नोटबुक को देखते हुए मैंने तुद्द से पूछा, क्या मैं इस पैसे से चलने वाले पूरे विशाल सिस्टम से लड़ने के लिए काई मजबूत हूं? अगली सुबह मैं जल्दी उठा। मैंने सब कुछ एक साइल में व्यवस्थित किया। तारीख के अनुसार क्रमबद्ध रिकॉर्डिंग, साइलों की प्रतियां, अपमानजनक बयानों की प्रतिलिपियां, सारांश, दूसरे माता पिता के साथ टेक्स्ट संदेशों के स्क्रीनशॉट, अनुचित दान का विवरण, तस्वीरें और प्रिया का मनोवैज्ञानिक निदान पत्र। मैंने प्रिया को उसकी नानी के घर छोड़ दिया और प्रिंसिपल से मिलने के एक ही संकल्प के साथ मैं सीधे स्कूल गया। प्रिंसिपल का कमरा दूसरी मंजिल पर था। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैं शांति से अंदर गया, दस्तावेजों का ढेर कसकर पखे हुए। सुप्रभात प्रिंसिपल साहब, मैं कक्षा 2 आ की छात्रा प्रिया का पिता हूं। मुझे कुछ बात करनी है। श्री गुप्ता, जो लगभग 50 के दशक के लग रहे थे, ने अपने पटने वाले चश्मे के पीछे से मुझे देखा और अपनी भौहें सिकोईं। ओह राजेश जी, क्या कोई गंभीर समस्या है? मैं बैठ गया और शांति से यह तथ्य बताया कि मेरी बेटी को क्लास में बार बार अपमानित किया गया है और वह गंभीर मानसिक आघात से गुजर रही है।
मैंने सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग की आवाज, विशिष्ट सामग्री और डॉक्टर का निदान दिखाया। जब मैंने श्रीमती शर्मा के बयानों की सूची और रिकॉर्डिंग जाइलों वाली यूएसबी को उनकी मैक्स पर रखा तो प्रिंसिपल का चेहरा सख्त हो गया। मुझे लगा कि वह नाराज होंगे या कम से कम हैरान होंगे, लेकिन एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। राजेश जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन इन सबूतों को कानूनी रूप से संसाधित करना थोड़ा मुश्किल है। सहमति के बिना रिकॉर्डिंग करना गोपनीयता का उल्लंघन माना जा सकता है। मैं व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। अब मैं समझ गया, वह सच्चाई से हैरान नहीं थे, वह कोई कार्य कर रहे हैं। अपनी स्थिति के बतरे में पड़ने से चिंतित थे। मैंने अपनी आवाज धीमी की ओर कहा, तो सिर्फ इसीलिए कि कानून अस्पष्ट है, मेरी बेटी को अपमानित होना और अवसाद से पीड़ित होना पड़ेगा। मैं यहां तथ्यों की रिपोर्ट करने के लिए आया हूं और आप प्रिंसिपल साहब इससे बचने का रास्ता चुन रहे हैं। श्री गुप्ता ने अपना गला सां किया और धीरे से कहा, मैं इस समस्या की गंभीरता से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक टीचर पर कार्रवाई करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। मैं एक आंतरिक जांच समिति का गठन करूंगा। मैं जानता था कि यह सिर्फ समय बर्बाद करने का एक बहाना था। आंतरिक जांच समिति, जो लोग एक दूसरे को बचाने में व्यस्त हैं, वे किसकी जांच करेंगे? मैं प्रिंसिपल के कमरे से अत्यधिक गुस्से के साथ निकला। मैंने अंतरात्मा पर भरोसा किया था, लेकिन मुझे सिरमा आमोशी और जिम्मेदारी से बचने का एक चालाक तरीका मिला। मैंने सुमन जी को बॉन किया और सब कुछ बताया। एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मुझे यही उम्मीद थी। पहले भी एक मां ने अतिरिक्त ट्यूशन की समस्या पर विरोध किया था। आखिरकार उसके बच्चे को दूसरी क्लास में भेज दिया गया और उसे और भी खराब टीचर मिली। वे जानते हैं कि सब कुछ चुपचाप कैसे दबाना है। मैं असहाय होकर कॉरिडोर में चलते हैं रहा था। स्कूल के बाद खेलने वाले बच्चे मेरी नौरों में आ गए। उनकी साम हंसी की आवाज जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। एक पिता जो नग्न सत्य और पाखंड से भरे सिस्टम के बीच असहाय खजा था। उस रात मैं अकेले बैठा और फेसबुक खोला। मैंने स्कूल, श्रीमती शर्मा और पेरेंट्स एसोसिएशन से संबंधित पोस्ट को फिर से देखा। उस समय श्रीमती शर्मा की तारीफ करने वाले एक लेख के नीचे एक कमेंट ने मेरा ध्यान खींचा। दर्जनों तारीखों के बीच एक वाक्य भटक गया था, हर ब्यादा मुस्कुराने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ मुस्कुराहटें सिर्फ अपमान छिपाने के लिए होती हैं। अकाउंट का नाम रीना माथुर था, एक महिला जिसे मैं नहीं जानता था, और उसके प्रोफाइल में पूर्व टीचर लिखा था। मैं तुरंत उसके निजी पेज पर गया। भावनाओं से भरे लेख, कहानियां कि कैसे उसे उसके पुराने स्कूल में दबाया गया था। कुछ लेखों में उल्लेख था कि उसे निकाल दिया गया था क्योंकि वह आंतरिक हित समूह में शामिल नहीं होना चाहती थी। मैंने तुरंत एक संदेश भेजा, शुभ रात्रि रीना मैडम, मैं कक्षा 2 अ की छात्रा प्रिया का पिता हूं। मैं श्रीमती शर्मा के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं, परेशान करने के लिए माजी चाहता हूं। 1 घंटे बाद उसका जवाब आया, मैं जानती हूं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। पहले भी आप जैसे लोग थे, लेकिन वे अंत तक टिक नहीं सके। मैं उस स्कूल में टीचर थी और मुझे उनकी व्यवस्था का पालन न करने के कारण छोड़ना पड़ा। मेरा दिल दूर दूर से धड़कने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक हिंदा गवाह मिलेगा। मैंने तुरंत मिलने का अनुरोध किया। अगले दिन हम एक छोटे से कैंप में मिले। रीना मैडम, जो 40 के दशक की शुरुआत में लग रही थीं, का शरीर दुबला पतला और नजरें थकी हुई थीं। उन्होंने बताया कि वह कभी पहली कक्षा की कोऑर्डिनेटर थीं और अपने पेशे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन एक आंतरिक दिशा निर्देश पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद, जिसमें प्रत्येक क्लास को शैक्षिक गतिविधि निधि के बहाने माता पिता से प्रति माह कम से कम 15,000 इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, उन्हें स्टार क्लास टीचर की सूची से हटा दिया गया। उनकी जगह लेने वाली व्यक्ति श्रीमती शर्मा थीं और तब से वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई थीं। उन्होंने कहा, उनका एक अनौपचारिक समूह है जिसे हरीश वर्मा नाम का व्यक्ति चलाता है। आप जानते हैं, दूसरी क्लास की टीचर के पति, वे ही क्लास को विभाजित करते हैं, छात्रों का चयन करते हैं और और पुरस्कार तय करते हैं। जो कोई भी साथ नहीं देता उसे कुचल दिया जाता है। मेरे रोंगटे खाए हो गए। रीना मैडम ने आगे कहा, मेरे पास भी सबूत हैं। मेरे द्वारा सहेजे गए सभी ईमेल, टेक्स्ट संदेश, मनमाने ढंग से बदले गए पाठ योजनाएं, हेरफेर किए गए परीक्षा के अंक, सब कुछ है। मैंने शिक्षा विभाग में रिपोर्ट करने की कोशिश की,
लेकिन अचानक मेरे बच्चे को उस स्टार कोचिंग से निकाल दिया गया जिसमें वह पकता था। कोई भी उसे फिर से लेने को तैयार नहीं था, इसलिए मुझे चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने उनका हाथ पकाला। अब मैं हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की तरह कोई और बच्चा बर्बाद हो। बातचीत के दौरान पहली बार उन्होंने नम आंखों से मुझे देखा। अगर आप में अंत तक लड़ने की हिम्मत है तो मैं आपके साथ हूं। हमने एक योजना बनाई। मैं उनकी तारा हरकतों का दस्तावेजीकरण करने के लिए कुछ और दिनों तक रिकॉर्डिंग जारी रखूंगा। रीना मैडम अपने मुकदमे के दस्तावेजों को फिर से व्यवस्थित करेंगी जिसमें उनके हस्ताक्षर और उनके कार्यकाल के सबूत थे, और मैं वे सभी दस्तावेज मीडिया, शिक्षा विभाग, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्रालय को भी भेजूंगा। यह अब सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का मामला नहीं था, यह छात्रों की एक पूरी पीढ़ी का मामला था जिनके प्यार पाने, संरक्षित होने और एक वास्तविक शैक्षिक वातावरण में बनने के अधिकार को छीन लिया गया था। उस रात घर लौटते समय मैंने अपनी सोती हुई बेटी को देखा और फुसफुसाया, पापा तुम्हारा बचपन वापस लाएंगे, चाहे मुझे कितने भी लोगों से लड़ना पड़े। पापा कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं जानता था कि असली जंग अभी शुरू हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लिहाड़ा इतनी जामोशी से आएगा। उस सुबह जब मैंने प्रिया के लिए दूध लेने के लिए दरवाजा खोला तो मुझे दरवाजे के सामने एक भूरे रंग का लीराजा पड़ा मिला। कोई भेजने वाले का नाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ एक बेतरतीब लिखावट। राजेश जी के लिए, प्रिया के अभिभावक। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। कांपते हाथों से मैंने वह लियारा खोला। अंदर एक छोटी सी USB और एक संक्षिप्त नोट था। अगर आप उन लोगों का असली चेहरा जानना चाहते हैं जिन्होंने आपकी बेटी को चोट पहुंचाई है तो इसे अंत तक सुने। सावधान रहें, वे बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे और वायरस की आशंका से USB की पूरी तरह से जांच करने के बाद मैंने उसे कंप्यूटर में लगाया। मैंने पहली फाइल खोली। लगभग 1 घंटे की रिकॉर्डिंग जो स्पष्ट रूप से श्रीमती शर्मा और हरीश वर्मा नामक व्यक्ति के बीच एक निजी बातचीत थी। मैंने तुरंत उनकी आवाजें पहचान लीं। वही हंसी और हुक्म चलाने वाला लहजा जैसा मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में सुना था, लेकिन इस बार यह अलग था। वे छात्रों को गाली नहीं दे रहे थे। इसके बजाय वे बहुत शांति और ठंडक से चर्चा कर रहे थे, जैसे कोई गुप्त व्यवसाय चला रहे हों। हरीश ने कहा, शर्मा मैडम, अतिरिक्त ट्यूशन समूह को हमेशा की तरह बनाए रखें। सिर्फ 4 से 5 बच्चे, बस आज्ञाकारी परिवारों में से चुने। जहां तक प्रिंसिपल की बात है, मैंने बाहर की समस्या को संभाल लिया है, उसे मैं देख लूंगा। आप सिर्फ जिद्दी बच्चों से निपटने पर ध्यान दें। उस राजेश की बेटी को बिल्कुल भी बख्शना नहीं। श्रीमती शर्मा ने जवाब दिया। ठीक है अध्यक्ष जी, मैं इसे कर रही हूं। वह बच्ची हिद्दी होने के बावजूद उसका हौसला आसानी से तोड़ा जा सकता है। मैंने उसे कई बार कोने में खसा किया, प्रेजेंटेशन नहीं देने दिया और दोस्तों के सामने अपमानित किया। वह तुरंत डर गई। हरीश हंसा। बहुत अच्छा, ऐसे बच्चों को कुछ बार डराने धमकाने से वे भी मान जाएंगे। मैं बाद में प्रिंसिपल से कहूंगा कि वे आपकी क्लास को कुछ प्रशंसा पत्र दें ताकि माता पिता का मुंह भी बंद रहे। मैं वहीं जम गया। उनकी नंदरों में बच्चे सिर उनके भार डीच कर देना है। माता पिता के बटुए खोलने के लिए कठपुतलियां थे। भावनाहीन, अंतरात्माहीन प्राणी। मैंने दूसरी शाइल खोली। श्रीमती शर्मा, हरीश और उनके करीबी कुछ अभिभावकों के बीच एक अनौपचारिक बैठक की रिकॉर्डिंग। एक आदमी कह रहा था, हमारी क्लास का माहौल अच्छा है, श्रीमती शर्मा का पूरा नियंत्रण है। तो राजेश जैसे अभिभावकों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। वे भुगतान नहीं करना चाहते, सहयोग नहीं करना चाहते, सिर्फ माहौल खराब करते हैं। एक और महिला ने कहा, सही है, पिछले साल मेरा बेटा शहर स्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग ले सका क्योंकि मैं स्मार्ट थी। कौन कहता है कि अतिरिक्त ट्यूशन के लिए भुगतान न करें? मैंने अपने दांत भींच लिए। मेरे दिमाग में सिर्फ प्रिया का चेहरा घूम रहा था जो अपने सहपाठियों के सामने एक अजनबी की तरह दुबकी हुई थी। यह सारी पिया इस तरह की साजिश से पैदा हुई थी। इस समय मुझे अब गुस्सा महसूस नहीं हो रहा था। इसके बजाय मुझे एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो हड्डियों तक चुभ रही थी। यह सिस्टम सिरमा, शर्मा या वर्मा नहीं था, यह एक व्यापक नेटवर्क था। वे जो इसे होने देते थे, वे जो सहमत थे और वे जो डर के मारे चुप थे। और अगर मैं अंत तक नहीं लड़ा तो मैं उन चुप रहने वालों से अलग नहीं हूंगा।
मैंने फिर से रीना मैडम से संपर्क किया और उन्हें हाल ही में मिली सभी रिकॉर्डिंग फाइलें भेज दी। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने लगभग अपनी सांस रोक ली। राजेश जी, देखिए, यह वही ठोस सबूत है जिसके बारे में मैंने हमेशा सुना और शक किया, लेकिन कभी हासिल नहीं कर सकी। आप सच में बहुत बहादुर हैं। मैंने भर्राई आवा में जवाब दिया। मैं बहादुर महसूस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि अगर मैं यह नहीं करता तो बाद में जब प्रिया बही होगी और पूछेगी, पापा आप उस समय कहां थे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। हमने तय किया कि अब समय आ गया है कि सब कुछ दुनिया के सामने लाया जाए। मैंने सभी दस्तावेज, रिकॉर्डिंग फाइलें, सामग्री का सारांश, टेक्स्ट संदेशों के स्क्रीनशॉट, मनोवैज्ञानिक निदान पत्र 3 जगहों पर भेजे। एक विश्वसनीय ऑनलाइन समाचार पोर्टल, स्थानीय शिक्षा विभाग और एक गैर सरकारी संगठनों जो बच्चों के संरक्षण के लिए काम करता है। रीना मैडम ने अपने कार्यकाल के दौरान सहेजे गए सबूतों के साथ एक विस्तृत हस्ताक्षरित बयान भी जोड़ा। मैंने एक अनाम ईमेल का इस्तेमाल किया, अपनी बेटी की पहचान उजागर नहीं की और सिर्फ यह कहा कि मैं एक बच्चे का पिता और एक पीड़ित हूं। लेकिन मैंने यह भी जोड़ा कि मुझे यकीन है कि मेरी बेटी एकमात्र शिकार नहीं है। सभी फाइलें भेजने के बाद मैं सोच में डूब गया। मैं जानता था कि उस पल से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उस पर्दे में आग लगा दी थी जिसे स्कूल ने सालों से ढक रखा था, और मैं जानता था कि वह आग बहुत तेजी से फैलेगी। 3 दिन बाद पहला लेख ऑनलाइन समाचार पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर आया। शीर्षक था, ट्यूशन फीस न देने पर क्लास में तंग किया गया। एक अभिभावक का इब्बालिया बयान शिक्षा जगत में असमानता को उजागर करता है। लेख में मेरा या मेरी बेटी का नाम नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा ज्यों का त्यों छापा गया था। वह हिस्सा जहां श्रीमती शर्मा ने छात्र को गधे जैसा बुद्धू कहा, वह हिस्सा जहां हरीश ने हिंदी छात्र से निपटने का आदेश दिया। यह लेख तेजी से फैल गया। हारों बार साझा किया गया, हारों कमेंट्स। ज्यादातर प्रतिक्रियाएं आश्चर्य और सहानुभूति की थीं। किसी ने लिखा, यही कारण है कि मेरा बेटा दूसरी कक्षा में अवसाद में था। दूसरे ने कहा, मेरे बच्चे का स्कूल भी ऐसा ही है, बस कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैंने वे सभी लेख कांपते हुए और राहत की सांस के साथ पढ़े। आखिरकार सच्चाई ने आवाज उठाई, लेकिन साथ ही मुझे पता था कि एक तूफान आ रहा है। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि कोई आया था और एक सफेद लिहाना छो गया था। मैंने लिहाना खोला। अंदर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। अपनी और जात में रहे, तेरी बेटी अभी छोटी है। मैं ऑफिस की लॉबी में जम गया। मेरी हथेलियां ठंडी पाज गईं। वे जानते थे कि मैं कौन हूं और वे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। मैंने तुरंत प्रिया की नानी को फोन किया, उनसे प्रिया का अच्छी तरह से ध्यान रखने और किसी भी अजनबी को पास न आने देने के लिए कहा। मैंने पीटीआई अध्यक्ष को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था। श्रीमती शर्मा का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया था। वह ऐसे गायब हो गईं जैसे कोई कभी थी ही नहीं। लेकिन मुझे पता था कि वे एक रणनीति बना रहे हैं और मैं उस तूफान के बीच में था। उस रात मैं फिर से प्रिया के पास बैठा और पहली बार उसे बताया, पापा तुम्हारी रक्षा एक बय के तरीके से कर रहे हैं। बच्ची पूरी तरह से नहीं समझी, लेकिन उसने मुझे गले लगाया और फुसफुसाया, सबसे जरूरी बात यह है कि पापा हैं, मुझे छोड़ना नहीं पापा। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। खुद से वादा किया, चाहे कोई भी तूफान आए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो काम मैंने सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा के लिए शुरू किया था वह मुझे एक इतनी मुश्किल लड़ाई में घसीट लेगा। मेरा हर कदम देखा जा सकता था, मेरे हर शब्द को तोहा मरोहा जा सकता था और मेरा हर काम नहरत का निशाना बन सकता था। पहले लेख के सामने आने के बाद ऑनलाइन समुदाय में हड़कंप मच गया। बहुत से लोगों ने समर्थन और प्रोत्साहन के संदेश भेजे और अपने साथ हुए ऐसे ही अनुभवों को साझा किया, लेकिन साथ ही मुझ पर आरोप और धमकियां भी आने लगीं। मात्र साथ ही भरा पुरकरी, मुझ पर कहानी गाजने, स्कूल की बदनामी करने और सामाजिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया। एक अनाम अकाउंट ने मेरी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें मैं प्रिया को गोद में लिए हुए था जब वह बच्ची थी। साथ में एक घटिया कैप्शन था, वह आदमी जो मशहूर होने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझ गया, मैंने कुछ ऐसा किया था जिससे बहुत से लोग डरते थे। मैंने खामोशी तोड़ी थी और इसकी कीमत हल्की नहीं होगी। अगले दिन मुझे ऑफिस में एचआर टीम ने बुलाया। एक अजीब चेहरे के साथ
टीम के प्रमुख ने कहा कि कंपनी को अनाम ईमेलों की बाम आ गई है जो मेरी निंदा कर रहे हैं। उनमें मुझ पर अनैतिक कार्य करने और स्थानीय शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जनमत को भड़काने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने मुझे सीधे नौकरी से नहीं निकाला, लेकिन कंपनी की छवि के लिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अपने परिवार की देखभाल के लिए अस्थायी रूप से छुट्टी ले लूं। मैं जानता था कि यह एक सूक्ष्म दबाव का रूप था। उन्हें कोई सख्त कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। सीरीज मेरी नौकरी और प्रतिष्ठा को धमकी देना ही काई था। उन्होंने सोचा कि यह मुझे चुप कराने के लिए कामी होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने सिर हिलाया, धन्यवाद कहा और ऑफिस से बाहर निकल गया। मन ही मन मैंने सोचा, तुमने खल्लत दुश्मन चुना है। मैं अपनी बेटी को खोने से बेहतर अपनी नौकरी खो दूंगा। उस रात एक अनजान नंबर से फोन आया। एक आदमी की छोटी और ठंडी आवाज, राजेश कुमार, मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। मेरी बात सुनो, यह मामला और ज्यादा बढ़ने से पहले यहीं रुक जाओ। नुकसान मेरा नहीं होगा। जब मैंने पूछा कि वह कौन है, तो वह व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। जो अपना मुंह बंद रखना जानता है, वह अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दे पाता, फोन कट गया। मैं लिविंग रूम के बीच में जम गया। मैंने तुरंत रीना मैडम को फोन किया और उन्हें सारी स्थिति बताई। उन्होंने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे घर के पास एक अजनबी आया और पड़ोसियों से मेरे काम के बारे में पूछने लगा। मैं किसके साथ रहती हूं, वे हमारी कमजोरियां ढूंढ रहे हैं। जब मैंने पूछा कि क्या वह डर नहीं रही हैं, तो वह दुखी होकर मुस्कुराई। डर लगता है, लेकिन अगर हम अब पीछे हट गए तो हम हमेशा के लिए पीछे हट जाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है, अब डरने की कोई बात नहीं है। पूरी रात मैं सो नहीं सका। मैंने सभी दस्तावेजों को फिर से जांचा, कुछ बैकअप फाइलें बनाई और उन्हें दोस्तों को भेजा। उन्हें क्लाउड और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सहेज लिया। मैंने एक छोटा सीसीटीवी कैमरा भी जरीदा और उसे घर के दरवाजे के सामने लगा दिया और प्रिया की नानी को हिदायत दी कि वे कभी भी किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलें। हर बार जब मैं घर से बाहर निकलता तो मैं अपनी बाइक की अच्छी तरह से जांच करता। मुझे डर था कि कोई मुझे चोट पहुंचाएगा। जिस शहर को मैं सुरक्षित मानता था, वहां मैं एक भगोए की तरह जी रहा था। हालांकि यह सारी सावधानी अगले झटके को रोकने के लिए काई नहीं थी। एक दोपहर जब मैं प्रिया को उसकी नानी के घर से लेने वाला था, तो नानी ने कांपते हुए हाथ और पीले चेहरे के साथ मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया जो किसी ने दरवाजे की दरार से अंदर डाला था। आयरी चेतावनी, अगर मुंह बंद नहीं किया तो तेरी बेटी फिर कभी मुस्कुरा नहीं पाएगी। मैं तुरंत प्रिया को लेकर नानी के घर से निकल गया और अपने एक पुराने दोस्त के एक पुराने अपार्टमेंट में छिप गया। मैंने प्रिया से कहा कि हम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। प्रिया ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ चिंतित नौरों से मेरे पीछे पीछे चलती रही और अपने पुराने टेडी बियर को कसकर पके रही। उसे एक छोटी बिल्ली की तरह दुबक कर सोते हुए देखकर मैं रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं सका। मुझे महबूत रहना था। मुझे अपनी बेटी के लिए अपने सारे मेरे काम करते हुए ये खर करते हैं। गुस्से, डर और निराशा को काबू में रखना था। 2 दिन बाद मीडिया ने दूसरी भब्बर छापी। इस बार हरीश और श्रीमती शर्मा की बातचीत की प्रतिलिपि असली नामों के साथ प्रकाशित की गई। साथ में एक पत्रकार की गहन रिपोर्ट भी थी। जनमत भग गया और नागरिक स्कूल के सामने बैनर लेकर इकट्ठा हो गए और सच्चाई को उजागर करने की मांग करने लगे। अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शनों से स्कूल को भर दिया, लेकिन स्कूल चुप रहा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आधिकारिक माची नहीं। यहां तक कि उन्होंने एक सर्कुलर भी भेजा जिसमें अभिभावकों को स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली झूठी जानकारी फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ। हलती मानने के बजाय वे अभिभावकों को ही धमका रहे थे। मैंने अगला सबूत जारी करने का फैसला किया। प्रिंसिपल गुप्ता की आवाज की रिकॉर्डिंग जो हरीश से बात कर रहे थे। मैंने शर्मा मैडम से कहा था कि प्राणा ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड न होने पाए। राजेश जैसे पिताओं को शुरू में ही कुचल देना चाहिए। इस प्रतिलिपि के जारी होने के बाद सब कुछ ढह गया। 10 से ज्यादा मीडिया हाउसों ने इस मामले को कवर किया और शिक्षा विभाग ने एक आपातकालीन ऑडिट शुरू करने की घोषणा की। शिक्षक समुदाय में भी इस मामले पर खूब चर्चा हुई। कुछ शिक्षकों ने, जिन्होंने ऐसा ही अनुभव किया था, अनाम रूप से मुझे धन्यवाद दिया और अतिरिक्त जानकारी प्रदान की। आखिरकार प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, लेकिन ठीक उसी समय प्रिया को बुआर आने लगा। बच्ची ने उल्टी की, नींद में बड़बड़ाया, मेरा नाम पुकारा,
शर्मा मैडम, मेरी गलती है, मुझे डांटना मत, मेरी हल्लती है। मैं उसे आधी रात को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची तीव्र चिंता विकार और गंभीर तनाव के कारण थकावट की स्थिति में है। मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और कई हत्तों में पहली बार फूट फूट कर रोया। मैंने आज से पूछा, क्या मैं जो कर रहा हूं वह सही है? क्या मैं अपने बच्चे को बचा रहा हूं या उसे और गहरी खाई में धकेल रहा हूं? अगली सुबह जब प्रिया जागी तो मैंने उसे गले लगाया और फुसफुसाया, मां हाँ कर दो पापा को। प्रिया, पापा वादा करते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं डराएगा। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, सिर धीरे से सिर हिलाया और फिर दीवार की ओर मुंह कर लिया। वह छोटा सा सिर हिलाना पूरी दुनिया के वर्णन के बराबर लगा। जब यह मामला मीडिया में अपने चरम पर पहुंचा तो मैं अब एक सामान्य पिता नहीं था। मैं एक बहादुर व्हिस्ल ब्लोअर बन गया था, जिसने एक आदर्श माने जाने वाले स्कूल की सजहांद को उजागर किया, एक ऐसा नाम जो हर किसी की नजरों में था। हालांकि सच्चाई की महिमा शांति से नहीं आई, वह एक काले तूफान के साथ आई जिसने मुझे और मेरी बेटी को एक अकल्पनीय चैतरे में डाल दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं प्रिया को कंट्रोल के लिए अस्पताल ले गया। जब मैं अपनी पार्क की हुई बाइक लेने वाला था तो मैंने पाया कि उसका पिछला टायर एक लंबे चीरे से काटा गया था। चाहू टायर में गहरा धंसा हुआ था। अगर मैंने उस सुबह इसकी जांच नहीं की होती, अगर मैं प्रिया को पीछे बिठाकर उस बाइक से हाईवे पर जाता, तो मैं आगे की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन सिर्फ एक औपचारिक जवाब मिला कि जांच मुश्किल है क्योंकि कोई सीसीटीवी और गवाह नहीं था। मैं जानता था कि वे इतने चालाक थे कि कोई सुराग नहीं छोड़ेंगे और इतने क्रूर थे कि मेरी सबसे बही कमजोरी, मेरी बेटी पर हमला करेंगे। 2 दिन बाद आधी रात को दरवाजे के बाहर से एक अजीब आवाज आई। मैं अचानक उठा, अपने फोन पर सीसीटीवी स्क्रीन की जांच की और मेरी सांस रुक गई। किसी ने हमारे घर के दरवाजे पर सड़ी हुई मछली के साथ मिला गंदा पानी डाला था और दरवाजे पर एक कागज का टुक्का चाऊ से ठोंका गया था। अगर शांति से जीना चाहता है तो अपना मुंह बंद रख। मैं तुरंत प्रिया को गोद में उठाकर, जो उस आवाज से जाग गई थी, बाथरूम में छिप गया, दरवाजा बंद कर लिया। हम दोनों अंधेरे में दुबके हुए, एक दूसरे को गले लगाए जैसे किसी बम हमले से बच रहे हों। मैंने कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। मैं सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा करना और एक घायल बच्चे के लिए न्याय मांगना चाहता था, लेकिन अब मुझे एक अपराधी की तरह छिपना पड़ रहा था। हर आवाज और हर परछाई से डरना पड़ रहा था। उस आतंक की घटना के बाद मैंने फिर से घर बदलने का फीला किया। इस बार एक दोस्त के एक पुराने अपार्टमेंट में, एक ऐसी जगह पर जो बहुत कम लोग जानते थे। मैंने अपना फोन नंबर बदल दिया, सोशल मीडिया अकाउंट हटा दिए और सिर्फ उन लोगों से संपर्क रखा जिन पर मुझे पूरा भरोसा था। मैंने सोचा कि अब सुरक्षित रहेगा, लेकिन मैं झलक था। एक दिन जब मैं दोपहर का खाना बना रहा था तो उस पेंटिंग क्लास से एक जरूरी छोन आया जहां प्रिया पहले सीखती थी। राजेश जी, एक अजनबी क्लास में आया और प्रिया के बारे में जानकारी मांगने लगा। उसने दावा किया कि वह परिवार का सदस्य है और उसे लेने आया है, लेकिन जब हमने उससे सवाल पूछे तो वह घबरा गया। शक होने पर हमने उसे अनुमति नहीं दी, फिर वह यूं ही चला गया। मैं वहीं बेदम होकर बैठ गया। वे अब सिर्फ धमकी नहीं दे रहे थे, वे वास्तव में कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पुलिस को फोन किया, सारी स्थिति बताई और इस बार गवाह और पीड़ित सुरक्षा की सख्त मांग की। विस्तृत दस्तावेजों के साथ स्थिति समझाने के बाद पुलिस ने अनिच्छा से मेरे निवास के आसपास गश्त करने का वादा किया। उस रात प्रिया को तें बुझार आया और उसे हल्के दौरे पड़े। उसे अस्पताल ले जाते समय मैं प्रार्थना कर रहा था कि कुछ न हो। अपने बुझार में बच्ची ने अपनी मां का नाम पुकारा, जो बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गई थी। फिर उसने वही वाक्य दोहराया जो मेरे दिल में चाहू की तरह चुभ रहा था, मम्मी, शर्मा मैडम डरावनी हैं, वे अंकल लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। डॉक्टर ने गंभीर भाव से कहा, इस बच्ची की हालत दीर्घकालिक मानसिक आघात का परिणाम है। अगर तुरंत एक स्थिर वातावरण नहीं बनाया गया तो गंभीर अवसाद में विकसित होने का उच्च खतरा है। मेरी सांस फूल गई। मैंने सोचा था कि मैं महबूत हूं, लेकिन इस समय मैं टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं और कितनी देर तक टिक पाऊंगा। सिर्फ प्रिया ही नहीं, मैं खुद भी टूट चुका था। हर रात मुझे बुरे सपने आते थे। कॉरिडोर में छोटे कदमों की आवाज से जाग जाता था, अनाम धमकी भरे,
संदेश और भी क्रूर होते गए। मुझे पता है तेरी बेटी किस क्लास में है, कितने बजे घर आती है, जारी रख। मैंने यह संदेश उस पत्रकार को भेजा जो इस मामले को संभाल रहा था। उसने कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मीडिया कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं है। उसने सुझाव दिया, मुझे एक वकील और एक आधिकारिक रिपोर्ट की जरूरत है। उसके शब्द सुनकर मुझे होश आया। मैं बहुत लंबे समय से अकेले लंघ रहा था। अब समय आ गया था कि उन लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए जो सब कुछ कानून के दायरे में ला सकते हैं। मैंने एक बही सानूनी हर्म से संपर्क किया जो बच्चों के हिला हिंसा के मामलों में विशेषज्ञता रखती थी। जब मैंने उन्हें सभी दस्तावेज, रिकॉर्डिंग फाइलें, धमकी के सबूत और प्रिया का निदान पत्र दिखाया तो उन्होंने तुरंत मुफ्त कानूनी सहायता का वादा किया। एक तेम और युवा वकील श्री सूर्य प्रकाश ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास श्रीमती शर्मा, हरीश और प्रिंसिपल गुप्ता के इलाह व्यक्तिगत रूप से मुकदमा दायर करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, लेकिन आपको एक लंबी और थकाऊ तो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। मैंने पूछा, क्या आप डरते नहीं हैं? वह हल्का सा मुस्कुराया, मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं भी आपकी तरह या शायद उससे भी यादा करता। कई हफ्तों में पहली बार मुझे अकेला महसूस नहीं हुआ। हमने मीडिया के साथ सहयोग के माध्यम से जनमत को बनाए रखने से लेकर आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करने तक एक चरणबद्ध योजना बनाई। साथ ही वकील ने एक बच्चे संस्थान की सिफारिश की जहां प्रिया को और अधिक पेशेवर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा मिल सकती थी। प्रिया अभी भी कमजोर थी, लेकिन जब मैंने कहा तुम्हें अब उस स्कूल में वापस नहीं जाना पड़ेगा, पापा वादा करते हैं, तो बच्ची कई हफ्तों में पहली बार मुस्कुराई। एक हल्की लेकिन गर्म मुस्कान, तूफान के बाद सुबह की धूप की तरह। और मैं जानता था कि चाहे कोई भी हवा मुझे झकझोरे, मैं गिर नहीं सकता। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भुलाए जा सकते, चाहे कितना भी समय बीत जाए। मेरे लिए वह सुबह एक ऐसा ही पल था। वकील सूर्य का फोन आया। राजेश जी, एक अप्रत्याशित गवाह ने हमसे संपर्क किया है। वह एक टीचर हैं जो कभी श्रीमती शर्मा के साथ उसी बैच में पढ़ाती थीं, और सबसे जरूरी बात, उनके पास वीडियो सबूत है। मैंने कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोक ली, बहुत ज्यादा हैरान होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि इतनी तकलीफ के बाद इस व्यक्ति की मौजूदगी एक सुरंग के अंत में एक धुंधली लेकिन बहुत प्रतीक्षित आशा की किरण की तरह महसूस हुई। मैं तुरंत वकील के ऑफिस पहुंचा। मीटिंग रूम में बैठी महिला एक छोटी और दुबली पतली टीचर थीं। उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे नींद की कमी हो, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता और चमक थी। उन्होंने अपना परिचय मीता सूर्यानी के रूप में दिया। वह कभी प्रिया के बैच में कक्षा 2C की क्लास टीचर थीं और लगभग 1 साल पहले अन्यायपूर्ण तरीके से बर्खास्त किए जाने के कारण स्कूल छोड़ चुकी थीं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे श्रीमती शर्मा उन बच्चों को प्रताड़ित करती थीं जो अतिरिक्त ट्यूशन के लिए पंजीकरण नहीं कराते थे। शुरू में मैंने सोचा कि वह सिर्फ एक सख्त टीचर हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह बच्चों का इस्तेमाल उनके माता पिता पर दबाव डालने के लिए एक उपकरण के रूप में कर रही थीं। मैंने पूछा, क्या आपके पास सबूत हैं? उन्होंने सिर हिलाया। एक बार मैंने श्रीमती शर्मा को एक लड़के को उसके होमवर्क के गलत होने पर डांटते हुए देखा और उसे अपने फोन से थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड कर लिया। उस वीडियो में श्री हरीश की आवाज भी रिकॉर्ड हो गई, जो क्लास के दरवाजे के बाहर से कह रहे थे, वह बच्चा एक गरीब परिवार से है, इसलिए उसे पीट दो। डर के मारे मैंने इसे अब तक सिर संभाल कर रखा था। उन्होंने अपना फोन मुझे दिया और वह वीडियो दिखाया। तस्वीर थोड़ी हिल रही थी, लेकिन साफ था कि यह क्लास के अंदर का था। श्रीमती शर्मा ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी थीं, एक लकी के रूलर से एक लड़के के चेहरे की ओर इशारा करते हुए तेजी से चिल्ला रही थीं, कितनी बार कहा है, अगर तुम्हारे पास ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं तो घर पर ही रहो, यहां आकर क्लास का माहौल खराब मत करो। दरवाजे के बाहर से हरीश की आवाज आई, वह बच्चा तो बुरहान का बेटा है, उसका परिवार सामान्य है, उस पर दया करने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो में बच्चे चुप थे, किसी ने भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। मैंने वह वीडियो देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरे नाखून जैसे मेरी हथेली में चुभ रहे थे। यह अब सिर्फ आवाज नहीं थी, यह एक स्पष्ट और सीधा वीडियो सबूत था। वकील सूर्य ने तुरंत उस वीडियो का बैकअप लिया और उसे कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित किया। हमें यकीन था
कि यह एक करारा झटका होगा। 2 दिनों की तैयारी के बाद अभियोजन और पुलिस में आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही मैंने वह वीडियो मीडिया को दे दिया। ट्यूशन फीस न देने पर टीचर ने छात्र को किया अपमानित। वीडियो वायरल। जनता में हाकंप शीर्षक वाला लेख तुरंत सर्च इंजन पर नंबर 1 विषय बन गया और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्मा गया। बब्बे टीवी स्टेशनों ने इस मामले को कवर करना शुरू कर दिया। शिक्षाविदों ने अपनी बात रखी और समाज में गुस्सा था। किसी ने मुझे बहादुर पिता कहा, किसी ने प्रिया को उपहार भेजने के लिए पता पूछा। जिन अन्य माताओं ने ऐसा ही अनुभव किया था उन्होंने ईमेल भेजे, हमारी आवाज बनने के लिए धन्यवाद। लेकिन शायद सबसे ज्यादा मुझे एक अनाम अभिभावक के ईमेल ने छुआ। मेरी बेटी को एक बार श्रीमती शर्मा ने कचरा कहा था। मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया और 1 महीने तक सिर घोती रही। मैं उसे स्कूल से निकालना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। आपकी वजह से अब मैं अपना सिर उठाकर अपनी बेटी से कह सकती हूं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने वह पत्र बार बार रोते हुए पढ़ा। यह लहाई सिर्फ प्रिया के लिए नहीं थी, यह उन सभी बच्चों के लिए थी जिन्हें कभी क्रूर नामों से पुकारा गया था। उन सभी बच्चों के लिए जिनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। उन सभी बच्चों के लिए जिनकी स्कूल जाने की छूशी छीन ली गई क्योंकि वे टीचर का दिल नहीं जीत सके। एक हफ्ते बाद अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि इस मामले पर मुकदमा चलाया जाएगा। श्रीमती शर्मा को उनके पद से निलंबित कर दिया गया। हरीश को एक संदिग्ध के रूप में बुलाया गया और प्रिंसिपल गुप्ता को बर्खास्त कर दिया गया। इस खबर ने समाज में एक बड़ी लहर पैदा की। स्कूल ने एक आपातकालीन अभिभावक बैठक बुलाई और सभी अतिरिक्त ट्यूशन गतिविधियों की समीक्षा करने और आंतरिक ऑडिट को सख्त करने का वादा किया। शिक्षा विभाग ने अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों को एक सर्कुलर भेजा जिसमें नए दिशा निर्देश आने तक सशुल्क ट्यूशन को रोकने के लिए कहा गया। मैं अखबारों के पहले पन्ने पर छपी खबरों के सामने चुपचाप खसा रहा। मेरा नाम लिया गया, लेकिन अब एक उपद्रवी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता के रूप में जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा था। जब मैं पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो एक युवा मां ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं आपको नहीं जानती सर, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों की तरह चुप न रहने के लिए धन्यवाद। 1 महीने से यादा की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के बाद प्रिया आखिरकार रात में अच्छी नींद लेने लगी थी। वह अब अपने सपनों में नहीं चिल्लाती थी, सड़क पर चलते समय मेरे पीछे नहीं छिपती थी। उस शाम जब मैं प्रिया को अपार्टमेंट के पास एक पार्क में घुमाने ले गया तो बच्ची ने अचानक कहा, पापा मुझे फिर से स्कूल जाना है। मैं वहीं रुक गया। सच में प्रिया? प्रिया ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कुराई। हाँ, लेकिन क्या नए स्कूल में जा सकती हूं, नई टीचर के साथ? मैंने उसका हाथ कसकर पक्के लिया। बेशक बेटा, पापा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढेंगे और पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं पहले सोचता था कि न्याय एक दूर की अमूर्त चीज है जो सिर्फ नाटकों में होती है, लेकिन जब मुझे अधिकारियों से अभियोजन निर्धारण का पत्र मिला तो मुझे एहसास हुआ कि सच्चा न्याय तब होता है जब दोषियों को उनके लायक नाम से पुकारा जाता है, जब एक बच्चा बिना अपमान के डर के शांति से स्कूल जा सकता है, जब एक गरीब पिता अपनी सारी अच्छाई और साहस के साथ अपने बच्चे की रक्षा कर सकता है। श्रीमती शर्मा, हरीश और प्रिंसिपल गुप्ता के मामले पर तेजी से कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक संगठित अपराध था जिसमें टीचर, मुख्य अभिभावक और स्कूल नेतृत्व ने अवैध ट्यूशन के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के लिए मिलीभगत की। उन्होंने छात्रों के साथ भेदभाव किया और अभिभावकों पर दबाव डाला। अपमानजनक टिप्पणियां, रिकॉर्डिंग, जाइलों, वीडियो और गवाहों की गवाही के माध्यम से स्पष्ट रूप से साबित हुई। अदालत ने एक खुली सुनवाई की। मैं उपस्थित नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि प्रिया उन अंधेरे दिनों की कोई भी छवि फिर से देखे, लेकिन मैंने सुनवाई के परिणाम को विस्तार से सुना। श्रीमती शर्मा को मानहानि और अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। हरीश नंबर पारती समझदार हो और मोदी दाला को भारत में मंत्री को ढार हो को एक साथी और धमकी देने वाले के रूप में सजा सुनाई गई। प्रिंसिपल गुप्ता को बर्खास्त कर दिया गया और शिक्षा जगत में किसी भी प्रबंधकीय पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उनकी सजा उनके द्वारा किए गए अपराधों की तुलना में बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन यह उस झूठे सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए काई था जिसे उन्होंने बनाया था
और सबसे जरूरी बात, जानकारी परमात्रा पूरा। ये लोग गया के सम्मध्य के दुलिया लगूरी कुलिस का खार दोला करता। यह उन सभी उत्पीड़ित और आवाहीन लोगों के लिए एक बयान था कि अंत तक लही गई सच्चाई जीत सकती है। मैंने प्रिया को एक नए स्कूल में दाखिल कराया जो हमारे पुराने पड़ोस से 10 किमी दूर था। एक ऐसा स्कूल जो बड़ा और आलीशान नहीं था, लेकिन जिसकी मैंने सावधानी पूर्वक जांच की थी। उसके प्रिंसिपल शिक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी थे जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था। और प्रिया की नई क्लास टीचर एक गर्मजोशी भरी नजरों और कोमल आवावा वाली महिला थीं, जिन्होंने विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा में 15 साल समर्पित किए थे। मैंने इस मामले का कुछ हिस्सा उसकी क्लास टीचर को बताया, इतना कि वह जान सके कि प्रिया को दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा समझ की जरूरत है। उस टीचर ने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत कीजिए सर, मैं आपके बच्चे से जो पहली बातचीत करूंगी वह पाठ्य पुस्तकों के बारे में नहीं बल्कि मेरे दिल के बारे में होगी। ये शब्द सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। सरल, लेकिन मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कहा ही था कि मैंने फिर से शुरू करने के लिए सही जगह चुनी है। नए स्कूल के पहले दिन प्रिया अभी भी शर्मीली थी, लेकिन वह अब पहले की तरह रो नहीं रही थी या डरी हुई नौरों से मुझे नहीं देख रही थी। इसके बजाय हर सुबह वह मुझे हल्का सा गले लगाती। पापा, समय पर लेने आना। ठीक है। मैंने सिर हिलाया और उसकी छोटी सी पीठ को क्लास में जाते हुए देखा। बच्ची रुकी, पीछे मुही और हाथ हिलाया, एक सच्ची और चौही मुस्कान बिना कहे। मैं जानता था कि मेरा बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैं भी 2 महीने की छुट्टी के बाद काम पर लौट आया। वह कंपनी जो शुरू में मेरे प्रति अजीब थी, इस मामले की सच्चाई सामने आने के बाद मुझे वापस ले लिया। कई सहकर्मियों ने मुझे एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। दया या पूर्वाग्रह की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान की नजर से। एक सहकर्मी जो पहले मुझसे बचता था ने एक छोटा संदेश भेजा, अगर मैं होता तो मैं वैसा नहीं कर पाता जैसा आपने किया। मैं तारीफ की उम्मीद नहीं कर रहा था, सिर्फ खामोशी का स्वीकारोक्ति में बदलना ही काई था। मुझे अब परवाह नहीं थी कि जनमत क्या सोचता है। सबसे जरूरी बात यह थी कि मेरी बेटी मुस्कुरा सकती थी और अपने दिल में कोई खत्म रखे बिना बड़ी हो सकती थी। एक सप्ताहांत मैं प्रिया को पार्क ले गया। बच्ची दूसरे बच्चों के साथ दौड़ने में मग्न थी। फिर मेरी ओर दौड़ी और मेरा हाथ खींचा। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी। मैं एक पल के लिए चौंक गया और पूछा, डर नहीं लगता? प्रिया ने अपना सिर हिलाया। मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनूंगी, एक ऐसी टीचर जो दोस्तों को नहीं डांटती, नहीं डराती और अब की मैडम की तरह बहुत तारीफ करती है। मैं झुका और अपनी बेटी को गले लगा लिया। मेरा गला भर आया। मुझे एहसास हुआ कि उस सारे तूफान से गुजरने के बाद यह बच्ची अपने दिल को अक्षुण्ण रखने में कामयाब रही। उसने बदला लेना नहीं सीखा, उसने ठीक करना सीखा। घर लौटते समय मैंने वह यूएसबी फिर से खोली जिसमें पहली रिकॉर्डिंग साइल थी। वह साइल जिसे मैंने कभी कांपते हाथों और भारी दिल से सुना था। इस बार मैंने इसे अंत तक नहीं सुना। मैंने इसे कुछ मिनटों के बाद बंद कर दिया, डर के मारे नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जानता था कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। सब कुछ उजागर हो चुका था, हल हो चुका था, और सबसे जरूरी बात, मैं और मेरी बेटी उस अंधेरे से बाहर आ चुके थे। प्रिया अब स्कूल के बारे में डर के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि खुशी के स्रोत के रूप में बात कर सकती थी। मैंने यह कहानी अपनी बड़ाई करने या प्रसिद्ध होने के लिए नहीं लिखी है। मैं सिर्फ यह संदेश उन दूसरे माता पिता को देना चाहता हूं जो खामोशी और डर के बीच उलझे हुए हैं। अगर आपका बच्चा अजीब व्यवहार दिखाता है तो उसे कभी नजरअंदाज न करें। अगर आपका बच्चा कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना, तो उसके शब्दों पर विश्वास करें। उन दिखाई देने वाले शब्दों के पीछे शायद एक पूरी घायल दुनिया है जो चीख रही है, जिसे वह व्यक्त करने का तरीका नहीं जानती। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो चुप न रहें, क्योंकि बहुओं की खामोशी ही अन्याय के लिए खाद का काम करती है। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पिता हूं। लेकिन अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिले तो मैं फिर भी अपनी बेटी के बैग में एक रिकॉर्डर छिपाऊंगा। मैं फिर भी उस पहली रिकॉर्डिंग को कांपते कानों से सुनूंगा और उठ खशा होने का चुनाव करूंगा, अपनी बेटी के लिए, दूसरे बच्चों के लिए, और इस विश्वास के लिए कि अगर अंत तक लहा जाए तो सच्चाई हमेशा उम्मीद ला सकती है। कभी कभी सच्चाई की खोज की यात्रा वही चीहों से शुरू नहीं होती, यह सिर्फ एक उदास नहर से शुरू होती है।
एक कांपती आवाज में कहे गए एक वाक्य से। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें किसी की पूरी जिंदगी को बदलने का वर्णन होता है। मैंने अपनी बेटी के बैग में एक रिकॉर्डर रखा। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह मुझे एक इतनी दर्दनाक, नाटकीय और आंसू भरी यात्रा पर ले जाएगा। उस यात्रा में न्याय भाग्य से नहीं बल्कि दृढ़ता और सही चीज पर विश्वास से आया। अब मेरी बेटी हर सुबह मुस्कुराते हुए स्कूल जा सकती है और मैं, जो कभी डर से कांपता था, ने सीख लिया है कि कैसे सीधा खसा रहना है, तब भी जब एक विशाल सिस्टम मुझे कुचलने की कोशिश करता है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का समर्थन करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इस कठोर दुनिया में और अधिक मार्मिक, ईमानदार और मानवीय कहानियां फैलाने की एक बड़ी ताकत बनेगा। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं।